आपका हाथ सही था बट अभी नहीं। वास्तव में खड़ी में नहीं चल रहा है, मोटर को उठा लेना चाहिए। चलो आगे लिखिएगा। ध्यान दो, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, ये अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और कारण क्या है कि एक मिनट, चलो आज हम लोग पढ़ते हैं बफर सॉल्यूशन। तो एसिडिक स्ट्रेंथ आज हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ भी लिए थे, ऑक्सीडेशन नंबर जब पढ़ रहे थे वहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ लिया गया था, है ना। और ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे पीरियडिसिटी। बस फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होने को है, एक चैप्टर बच रहा आपका काइनेटिक्स, ठीक है। तो छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आएंगे, तो वहाँ पर पेरियोडिक टेबल, पीरियडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग ये सब पढ़ेंगे। तो जो पीरियडिसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, इस पर चर्चा फिर हम लोग डिटेल में करेंगे, ठीक है। ठीक है, अच्छा मान लो अगर दो डिफरेंट एसिड है तो एक फार्मूला पूछ लेता है α1 अपान α2, यहाँ पर Ka1 अपान Ka2, ये एक फार्मूला पूछ लेता है, ठीक है। अगर एसिड है तो A हो जाएगा और बेस है तो B हो जाएगा। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जहाँ पर डिसोसिएशन ज़्यादा होगा वहाँ पर एसिड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, है कि नहीं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में आप एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली होगा क्या, Ka या अल्फा, ठीक है। तो जिसका Ka या Kb ज़्यादा होगा उसका एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चलो आज हम लोग कुल मिला के पढ़ते हैं बफर सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन हम कल से आप लोग की दीपावली की छुट्टियाँ रहेंगी, 14 को छुट्टियाँ कर 14 तारीख, ठीक है। कल से, हाँ कल से छुट्टियाँ, कल से बंद रहेगा, 14 को खुलेगा 14। तो यहाँ पर हाँ क्या बात हो रही है, बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होता है। हाँ, सॉल्यूशन सॉल्यूशन इधर सॉल्यूशन, ठीक है। which resist in change of its pH। बफर सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन वही पढ़ रहे हैं, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन तो यहाँ पर क्या था, सॉल्यूशन विच रेसिस्ट इन चेंज ऑफ इट्स pH ऑन एडिशन ऑफ small amount of acid or base। Is known as buffer solution। Solution which resists in change of its pH
अच्छा ये दो बात है। ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इज बेस इज नोन एज बफर सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखे हो, रेसिस्ट, वास्तव में रेसिस्ट करता है। बुक में उसका लिखा हुआ मेंटेन्स इट्स पीएच और मेंटेन्स इट्स पीएच ऑन एडिशन ऑफ small amount of acid or base, small amount of acid or base। तो ये ध्यान दो, मेंटेन्स वर्ड उतना सही नहीं होगा जितना कि रेसिस्ट वाला रेसिस्ट वर्ड ये कहाँ गया, हाँ ये रेसिस्ट वर्ड ज़्यादा सही है। हालांकि बोलते समय लोग दोनों को देते हैं, मेंटेन्स या रेसिस्ट, तो मेंटेन्स रेसिस्ट वर्ड ज़्यादा सही है। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जो एसिड या बेस की थोड़ी सी मात्रा मिलाए जाने पर अपने पीएच में चेंज को रेसिस्ट करता है, उसको हम लोग प्रॉपर सॉल्यूशन कहते हैं। क्यों? अच्छा, ये जाएगा प्रॉपर सॉल्यूशन। एग्जांपल में बेटा CH3COOH और CH3COONA का मिक्सचर ले लिया जाए। का क्या ले लिया जाए? मिक्सचर। बहुत सारे ले पढ़ाया जाएगा, ठीक है। टू टाइप पहला नॉर्मल बफर, दूसरा पहले नॉर्मल बफर देखो क्या होगा। यहाँ पर एग्जांपल में प्रोटीन, ध्यान देता है एमिनो एसिड, ध्यान दीजिएगा, एमिनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन बनता है। मतलब एमिनो एसिड के पॉलीमर का मतलब कई मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल कई बार जुड़े। पॉली का मतलब मेनी, मर का मतलब फॉर्म, एक ही मॉलिक्यूल कई बार जुड़े, तब जो बनेगा उसको लोग क्या कहेंगे? पॉलीमर कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलीमर। तो एमिनो एसिड बनता है, एमिनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन बनता है। अच्छा, एमिनो का मतलब होता है बेटा NH2 और एसिड का मतलब होता है COOH। ध्यान दो, अब अगर ध्यान देना, आपने एसिड डाला, ये बेसिक नेचर का होता है, क्या होता है, और ये एसिडिक नेचर का है। तो आपने जैसे थोड़ा सा बेस मिलाया तो एसिड उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और एसिड मिलाया तो बेस न्यूट्रलाइज कर देगा। इस तरह से इसकी न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। और इसी के पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन बनता है, तो ऐसे वो भी न्यूट्रलाइज कर देगा। तो प्रोटीन हो गया, एमिनो एसिड हो गया। एसिडिक साल्ट ऑफ पॉलीबेसिक एसिड, आपको पॉलीबेसिक वर्ड ध्यान होगा, जिसकी बेसिसिटी एक से ज्यादा था, मतलब जो एक से ज्यादा H+ जनरेट करे। और एसिडिक साल्ट का मतलब ध्यान दो, जैसे HCl है, ठीक ना बेटा, ये NaOH है, तो एसिड और बेस रिएक्ट करके एसिडिक साल्ट और वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर। ठीक है, तो ये कंप्लीट, अगर पूरा का पूरा H निकल गया तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ, तब न्यूट्रल साल्ट कहेंगे। और अगर पूरा नहीं निकला, जैसे आप ध्यान दो, ये H3PO4 है, यहाँ से कितने H निकलेंगे? 3, लेकिन यहाँ पर एक NaOH ने रिएक्ट किया तो ये क्या हो गया? NaH2PO4। तो ये ध्यान दो, एसिड और बेस से बना है तो साल्ट है, निकलते कितने H? 3, निकला कितना? 1, अभी 2 निकल सकता है कि नहीं? तो 2 H निकल सकते हैं, इसलिए आप इसको एसिडिक साल्ट, 2 H निकल सकते हैं इसलिए इसको क्या कहोगे? एसिडिक साल्ट। ठीक है, तो ये एसिडिक साल्ट का टेबल लिया गया है।
तो यहाँ पर 2H निकल सकता है, यहाँ पर 1H निकल सकता है। इसको एसिडिक साल्ट कहेंगे। ठीक है। अच्छा ये ध्यान दो, अगर आपसे कह रहा है क्या ये नहीं है Na2HPO3 या NaH2PO2, ये नहीं, ये एसिडिक साल्ट नहीं है। ये H ध्यान दो, यहाँ सोडियम हटा तो 2H और रहेगा, H3PO3 से 2 ही H निकलता ना, दोनों H सोडियम के द्वारा हटा दिया गया है। अब नहीं निकल यहाँ से O2 वाले में कितने H निकलते हैं? एक, तो उसकी यहाँ पर 1 सोडियम आ गया, तो 2H जो भी तरह निकलेगा नहीं। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा दिख जाए समझ लो वो है, ये भी ध्यान रखना। ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये है। दूसरा लिखेगा मिक्स बफर। निकालें कोई दिक्कत नहीं, मिक्स बफर। एसिडिक बफर, बेसिक बफर, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। एसिडिक बफर में लिखा जाए एसिडिक बफर, ध्यान रखना। एसिडिक बफर की बात कर रहे हो तो एसिडिक बफर यहाँ पर ध्यान रखना। Mixture of weak acid and its salt with strong base. Its salt with strong base. इसमें क्या है? थोड़ा जल्दी करो बेटा, इतना स्लो लिखोगे फिर काम नहीं चल पाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर देखो CH3COOH है, पहले समझ लो। ये वीक एसिड है और ये NaOH से रिएक्ट करा दो, तो NaOH और ये OH और ये रिएक्ट करके क्या बना लेगा? CH3COOH, तो ये साल्ट हो गया। ध्यान दो, ये वीक एसिड था और इसका ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट हो गया, तो दोनों को मिक्सर कर देंगे। ध्यान दो, तो CH3COOH CH3COOLA, यहाँ पर HCN, यहाँ पर H और N एक तो जरूरी है कि Na हो, K हो, KCN हो जाए। HCN यहाँ पर क्या लिखोगे? KCN, यहाँ पर क्या H2CO3 NaHCO3 maintains pH of blood कितना होता है? 7.4 प्लस माइनस 0.5। आंसू का pH कितना होता है? आंसू हाँ चलो मेंटेन्स pH ऑफ ब्लड। ठीक है, आंसू का pH कितना होता है? बायोलॉजिस्ट पूछ लीजिएगा, हमें प्लस 6.8 होता है, पूछ लीजिएगा फिर। ठीक है, बोरिक एसिड, सोडियम बोरेट,
थाइलिक एसिड। सोडियम और पोटेशियम थाइलेट। बेसिक बफर। Mixture of weak acid and its weak base and its salt with strong acid. स्ट्रॉन्ग बेसिक ठीक है, mixture of weak base and its salt with strong acid. जरूरी क्या पर सेल हो गया आप देखो, ठीक है। यहाँ पर सेल है, ऊपर बी आर आई ये सब कर सकते हो। बोरिक एसिड प्लस सोडियम बोरेट, थाइलिक एसिड PHTHA सोडियम और पोटेशियम थाइलेट, यहाँ पर प्लस। ये थाइलिक एसिड का फार्मूला है। ये थाइलिक एसिड ठीक है, और यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम थाइलेट कर रहा है। इसको डालें क्या? बफर एक्शन process by which buffer maintains its pH. Buffer maintains its pH like that. Buffer maintains its pH. Keep it there. So buffer action of acidic buffer. Buffer action of acidic buffer. Buffer action of acidic buffer. ठीक है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ना भूल गए। कॉमन आयन इफेक्ट आगे पढ़ा। यहाँ पर हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट कौन सा होता है ध्यान रखना, पहले समझ लो।
जैसे कि कोई वीक एसिड है, जैसे मान लो यहाँ पर एक CN है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये टूटेगा तो इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगा, ये कंप्लीट रूप से नहीं टूटेगा। तो डिसोसिएटेड आयन और नॉन डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में इक्विलिब्रियम पाया जाएगा। अब यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, जैसे NaCN डाल दिए, तो ये तो कंप्लीट रूप से टूटेगा, कंप्लीट रूप से टूटेगा ना। तो ध्यान दो, आप कह सकते हो हमने NaCN डाला है तो यह पूरा का पूरा डालने के बाद ये टूट जाएगा, तो आप कह सकते हो कि Na+ और Cn- डाला है, कह सकते हो ना। तो Cn- मिलाने का मतलब क्या हुआ कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट मिला गया, इस रिएक्शन का क्या किया गया, प्रोडक्ट मिला। तो जब प्रोडक्ट इसका मिला दिया गया, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने पर रिएक्शन किधर जाएगा, नीचे। तो इसका डिसोसिएशन घटा या बढ़ गया, घट गया। तो एक तो पहले से वीक था, डिसोसिएशन पहले ही कम हो रहा था, और जब आप कोई कॉमन आयन युक्त स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला देंगे तो डिसोसिएशन कम हो जाएगा। इसी को आप कहेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, समझिए कहानी दिखाएंगे, मैं समझाते हैं, कहानी पूछेगा भी नहीं। यहाँ पर ध्यान दो, जैसे ये बेसिक एसिडिक बफर है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है देखना, तो ये इस तरह से टूटेगा और इक्विलिब्रियम पाया जाएगा, इक्विलिब्रियम पाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया ये, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट टूट जाएगा। अब ध्यान दो, आप कह सकते हो कि इस रिएक्शन का आपने प्रोडक्ट मिला दिया, प्रोडक्ट मिला दिया, तो यहाँ पर ध्यान दो, जब प्रोडक्ट मिला दिया तो डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये ध्यान दो, ये मिक्सचर जो है ये एसिडिक बफर है, ये क्या है, एसिडिक बफर है। ठीक है, इस तरह से डिसोसिएशन होगा। बट इन मिक्सचर या आईपी इन मिक्सचर CH3COOH CH3COO- Na+ R फाउंड, ये पाया जाएगा। ध्यान देना, फिर से देखो, ये वीक है, वैसे इसका डिसोसिएशन कम हो रहा था, और जब आपने स्ट्रॉन्ग मिला दिया तो कॉमन आयन के कारण इसका डिसोसिएशन और कम हो गया। तो और कम हो गया तो माना जाएगा डिसोसिएशन हो ही नहीं रहा है, तो नहीं हो रहा, तो फिर जैसे था वैसे है, तो डिसोसिएट कौन हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं नियरली अनआयोनाइजेबल, डिक्रीज हो जाएगा, अनआयोनाइजेबल ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, नियरली अनआयोनाइजेबल ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, नियरली अनआयोनाइजेबल ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण नियरली क्या होता है, अनआयोनाइजेबल। ठीक है, on addition of small amount of acid or base, acid, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे आपने HCl लगाया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H+, यहाँ पर Cl-, क्या हो जाएगा, H+, यहाँ पर Cl-। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दो, आपने HCl मिला दिया है और ये मिक्सचर में ये तीनों चीजें हैं, तो ये H+ बना है ना, तो प्लस किससे रिएक्ट करेगा, इसी से करेगा, माइनस से। तो ये कहाँ से CH3COO- H+, क्या हो गया, CH3COOH, नियरली अनआयोनाइज्ड
अब ध्यान रखा, अब ये ध्यान दो, ये H+ अगर फ्री होता तो pH बदल जाता। भाई pH का मतलब क्या, मीजर ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। pH का एक मतलब होता है ना कि H+ आयन कंसंट्रेशन को लोग pH के टर्म में मापते हैं, pH के टर्म में मापते हैं। तो जब H+ होगा तब तो मापेंगे। आपने मिलाया तो था H+, लेकिन वास्तव में H+ गया कहाँ, यहाँ पे। अब H+ है ही है, तो pH जो पहले था वही अब भी pH बदला नहीं, तो pH is so pH remains unchanged, so pH remains unchanged। यहाँ पर बेसिक बफर, या बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर, बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर। भैया यहाँ पर सेम वही चीज, ये ध्यान दो। अब अगर आप देखो NH4OH और NH4Cl क्या है, क्या है बेसिक बफर, क्या है बेसिक बफर। अब यहाँ पर इन मिक्सचर क्या रहेगा बताओ, NH4OH रहेगा और प्रोटॉन NH4+ रहेगा Cl-, ये तो रहेगा ना भाई, ये वीक है देखो, और ये कॉमन आयन है, ये स्ट्रांग है, साल्ट है, स्ट्रांग है, तो इसके कारण टूट नहीं पाएगा, टूट नहीं पाएगा तो ऐसे रहेगा, और ये टूट जाएगा तो ऐसे रहेगा। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा बेस मिला देते हैं। अच्छा यहाँ बेस नहीं मिला है तो अधूरा पड़ा है, चलो यहाँ दो मिलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, इफ एसिड इज रेटेड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वहां पर केवल एसिड मिला के छोड़ दिए, बेस नहीं मिला है। ध्यान रखना, समझिएगा, एसिड मिला है तो H+ मिला, इन तीनों में से किससे रेट करेगा H+? Cl- से OH, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, NH4OH H+ से रेट करके क्या NH4+ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा H2। अब ध्यान में रखा, H+ फ्री है नहीं फ्री ना, BH नहीं दिख तो BH IEPH नॉट चेंज। और यहाँ पर इफ बेस इज रेटेड तो क्या बनेगा, BH इंक्रीज, यहाँ पर NaOH का आपको मिला दिया, Na+ और क्या हो जाएगा OH-, किससे रेट करेगा, किसमें तीनों में से NH4+ से, ये क्या हो गया बेस, NH4OH हो गया। अब ये OH फ्री होता तो pH बदलता, फ्री तो है तो pH कांस्टेंट। यहाँ पर रीजन बता सकते हो, H+ इज नॉट फ्री, नॉट फ्री, और यहाँ पर OH- नॉट, OH- इज नॉट फ्री। यहाँ पर अधूरा भाग छोड़ दिया, देखो यहाँ पर H+ मिला है ना, अच्छा मान लो NaOH मिला तो क्या होता, OH- मिलता, तो OH- इन तीनों में से किससे रेट करता बोलो, OH-, Na+ से नहीं, Na+ से रेट करने वाला तो NaOH मिला है, तो जो जिसके साथ आ रहा है तो उसके साथ फिर थोड़ा जा रहा है, तो ये OH- इसके H+ से रेट करेगा, तो क्या बना लेगा H2। भाई NaOH मिला रहा है ना, तो NaOH मतलब बेस मिला रहा है, वो बेस से रेट करेगा, ठीक है। ये चीज है, तो बफर एक्शन आपको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं कहेगा कि आप एक्सप्लेन करके दिखाओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो ये चीज मिटा दें इसको।
CH3COO में वो पानी बन जाएगा। इनने में मिलाने पर CH3COO इनने H2O इसको उठा दो pH ऑफ बफर by Henderson formula pH इक्वल टू यहाँ पर pKa प्लस log salt अपॉन एसिड फॉर एसिड बफर। यहाँ पर ध्यान रखना इधर लो इफ साल्ट बराबर एसिड तो pH बराबर pKa। ध्यान दो साल्ट और एसिड बराबर रद्द कर जाएगा, log 1 आ जाएगा, log 1 की वैल्यू 0, log 1 की वैल्यू 0 pH बराबर क्या जाएगा pKa। नौ बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम। बफर कैपेसिटी का मतलब अपने पीएच में चेंज करने की क्षमता, मतलब पीएच में चेंज को रेसिस्ट करने की क्षमता, रोकने की क्षमता देते हैं। और फॉर बेसिक बफर PKB यहाँ पर POH बराबर PKB प्लस log salt अपॉन बेस। यहाँ पर भी वही if salt बराबर बेस बोले भैया POH बराबर PKB। now buffer capacity बफर कैपेसिटी 90। एक जगह पर लिखो तो पूरा टॉपिक खराब कर देता है। आज चल रहा है ये पूरा मिटा दे रहा है, मिटा दे चलो चलो जल्दी करो। चलो देखो क्वेश्चन है, पहले नोट कर लीजिएगा। pH of buffer is not changed on dilution. pH of buffer is not changed on dilution. pH of buffer is not changed on dilution. बफर का pH डाइल्यूट करने पर चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन। क्यों नहीं चेंज होगा? डाइल्यूट करने पर कंसंट्रेशन घटेगा। ध्यान रखना, पहले समझिएगा। यहाँ पर जैसे एक कंटेनर लिए होगा, समझिएगा चीज को, यहीं पर एसिड है, यहीं पर साल्ट है, दोनों इसी कंटेनर में है ना। अब मान लो वॉल्यूम 10 गुना बढ़ा दिए तो कंसंट्रेशन 10 गुना कम होगा ना, तो 10 गुना इसका भी कम होगा। तो एसिड बाई 10 साल्ट बाई 10 दोनों का कम होगा ना, क्योंकि दोनों एक साथ ही तो हैं। तो आप कहोगे कि हम दोनों का कंसंट्रेशन, दोनों को 10 से डिवाइड कर दो, या कहो हम दोनों को डिवाइड
कोई चीज हुआ? तो डाइल्यूट करने पर बफर का पीएच चेंज, ये चीज आगे चलें क्या? चलो क्वेश्चन 2-3 कराएंगे। Which one is buffer? पहला क्वेश्चन, ये जरूरी पॉइंट लगाओ ऐसे ना, ठीक है? वैसे ना क्या रहेगा? बी। इसको बता दें कहाँ पर ये बी, ध्यान है ना? इधर एक उल्टा, ये CH3COOH, ये NaOH, दोनों एक साथ हैं ना, एक साथ हैं, तो दोनों रिएक्ट करके क्या बनेंगे? साल्ट बनेंगे। क्या बनेंगे? साल्ट। देखना पहले समझिए, इसका 1 मोल इस पे 1 मोल से रिएक्ट करेगा, और लिया कितना गया इसका? 2, इसका क्या लिया गया है? 1 यहाँ पर, तो इसका 1 इसके 1 से रिएक्ट कर जाएगा, तो बचा कितना? 2 - 1, यहाँ पर 1 - 1, और 1 रिएक्ट करेगा तो 1 बनेगा 1, तो फाइनली बचा क्या है? ये 1 बचा, ये 0 बचा, ये 1 क्या बचा? तो ये बचा और ये बचा, इन दोनों का मिक्सचर एक होता है, इन दोनों का मिक्सचर। अब ध्यान दो, हम लोग जैसा पढ़े हैं वैसा जो दिख रहा है नहीं, कुछ दिमाग लगाना है कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं। अब यहाँ पर अगर इसको ले लेते हो तो 1 मोल है, ये पूरा का पूरा एसिड रिएक्ट कर जाएगा, तो साल्ट बचेगा और बेस बचेगा, तो होगा नहीं। यहाँ पर 1 है, दोनों रिएक्ट कर जाएंगे तो केवल साल्ट नहीं बचेगा, ठीक है? आगे चल रहे हैं? जी सर। चलो अगला क्वेश्चन, इधर बता दें, इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड and CH3COONA is present in mixture if KFR acetic acid is 2 into 10 power minus 8, 5, वैसे होता 1.8 होता है। फाइंड pH ऑफ मिक्सचर। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पर बफर शब्द कहीं पर यूज हमने नहीं किया है, किया है नहीं। आपको पहचानना होगा कि ये एसिड है और साल्ट भी है, तो दोनों का मिक्सचर बफर होगा। एसिड है और साल्ट है तो दोनों का मिक्सचर क्या होगा बेटा? बफर होगा। तो अब यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? पहले तो pKa का लो, pKa क्या होता है? माइनस लाख के तो माइनस लाख 2 × 10⁻⁵ 2 into 10 power minus 5, तो माइनस लाख प्लस माइनस लाख 10 power minus 5, लाख में पहले -0.3010, ये 5 पहले आ जाएगा, तो 5 तो क्या हो जाएगा? 4.7 4.7 चलेगा, वही pH हो जाएगा। और यहाँ पर अच्छा कंसंट्रेशन इक्वल है, ध्यान रखो
कंसंट्रेशन क्या है? तो pH बराबर pK, ये तो लिखे हो। साल बराबर AC, सो pH बराबर pK, I pH बराबर कितना बेटा? 4.7। 4.6। दूसरा क्वेश्चन, a mixture contains मोलटा 0.2 m CH3COONA and 0.1 m CH3COOH. If pH बराबर if pKa for CH3COOH is कितना? 5 या 4.7 होगा, 4.7 pH ऑफ मिक्सचर, pH ऑफ मिक्सचर। बफर नहीं कहेंगे, बफर आप जानते हैं या नहीं, ठीक है? वो तो बफर पढ़ा दो, बफर होगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आएगा? pH बराबर pKa प्लस लाग अपॉन AC। यहाँ पर भैया pK कितना है? 4.7 प्लस लाग 0.2 अपॉन 0.1, ये तो साल और एक एसिड, तो ये 10 को हटा तो लाग दो, की वैल्यू 3010 0.3010 कितना आ जाएगा? लगभग 5। तो pH बराबर कितना आ गया? 5, ठीक है जी सर। इसको उठा दे क्या? एक और क्वेश्चन क्या? Mixture of ammonia and NH4Cl has concentration 0.6. If pKb for ammonia is 5, yeah, 4.7. And pH for mixture is 8, and 9. Then find concentration of ammonia and NH4Cl. Concentration of ammonia and NH4Cl. यहाँ पर हाँ बेटा साल 0.2
ठीक है, देखो यहाँ पर pH कितना है 9, तो POH बोलो 14 माइनस 9 कितना भैया 5। आगे चले आगे, तो 5 में अब भैया POH बराबर PKB प्लस लाभ यहाँ पर 7/20। अब ध्यान है यहाँ पर कितना है पीके 407, ये 5 है, 5 ये 407 लाख साल अपॉन 20। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस 4.7 लाख साल अपॉन 20, तो 0.3 साल अपॉन 20, तो ये निकली आप 0.3। साल अपॉन 20, तो ये निकली आप 0.3। किसका बता रहे हैं वैल्यू 2 को, तो 2 4 अपॉन क्या आ जाएगा बेस। यहाँ पर बेस इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/2, क्या आ जाएगा 7/2। इधर निकालें क्या, इधर देखो, इधर है तो यहाँ पर साल और बेस 0.6 दोनों मिलके 0.6 है, तो इसको 1 से मान लिया जाए, तो बेस इक्वल टू क्या है 0.6, बेस इक्वल टू 0.6 माइनस x, ये तो जाएगा ना, जहाँ साल है वहाँ पर x रख दो, तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.6 माइनस x, साल की जगह पर x/2, ये तो है, तो साल को 1.6 माइनस x 2, तो 1.2 माइनस 2x इक्वल टू x, तो 1.2 इक्वल टू 3x, x इक्वल टू 1.213, that is 0.3, that is 0.4। बेस साल का 2 हो जाएगा। मिला ना इसको, तो मतलब साल कितना हो गया 0.4 और ए से कितना हो गया 0.2। अरे साल 0.2 बेस 0.4, हाँ उल्टा बोलो, साल की वैल्यू x की वैल्यू, साल x है तो कितना आया 0.4, तो ये NH4Cl ये साल माने हो, ये 0.4 आ गया, NH3 कितना आ गया 0.6 माइनस 0.4, that is 0.2। जी सर। बफर कैपेसिटी number of moles of acid or base is required to change in pH of 1 liter buffer। ठीक है, जी सर। और ये pH बराबर pK, POH बराबर pKb, सेम कंसेंट्रेशन। बफर कैपेसिटी मैक्सिमम। तो चलो बफर सॉल्यूशन पढ़ ले। इस पेपर में 2 टॉपिक बच रहा है बेटा, क्या क्या बच रहा है x बराबर 1.2 यहाँ
ठीक है। और फिर 1-2 दिन में, बस 2 दिन में, एक दिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एक दिन में साल्ट हाइड्रोलिसिस, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग शुरू करेंगे अपना, ठीक है। ठीक है शुरू, ठीक है। कौन सी? आ जाइए।